नमस्कार, टोटल हेल्थ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संजीव उपाध्याय। नमस्कार, स्वागत है आपका टोटल हेल्थ में। मैं हूं किरण भारद्वाज। कभी कभी ऐसी महत्वपूर्ण खबरें आती हैं कि उसके बाद सचमुच ये मन करता है कि अब तो बात सिर्फ इसी पर ही होनी चाहिए। पिछले दिनों जब ये खबर आई कि घुटने का जोड़ अब सस्ता हो जाएगा, यानी जिसे भी अपने घुटने का जोड़ बदलवाना है उसे अब कम पैसे खर्च करने होंगे, ये जाहिर सी बात है उन लोगों के लिए बड़ी राहत की बात होती है जिनके पास सीमित पैसे हैं, सीमित साधन हैं, और ज्यादातर लोगों का हाल ऐसा ही है। जी हाँ, इसलिए भी ज़रूरी हो जाती है ये बात, क्योंकि अगर भारत की बात की जाए तो हर वर्ष लगभग 1,20,000 नी जॉइंट रिप्लेसमेंट्स किए जाते हैं हमारे देश में। वहीं लगभग 70,000 सर्जरीज होती हैं हिप रिप्लेसमेंट के लिए। अमीर कजलबाश कहते हैं कि ढूंढता फिर रहा हूं खाली हाथ, जाने क्या चीज इन दुकानों में। बहुत से लोगों को यह लगता है कि जब भी उन्हें स्वास्थ्य के लिए जरूरत पड़ती है साधनों की या संसाधनों की या स्वास्थ्य सेवाओं की, तो बहुत से साधन या तो उनकी पहुंच से दूर होते हैं या फिर वहां पर भीड़ इतनी है कि उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन अगर जोड़ में कोई खराबी आ रही है और खास तौर पर अगर घुटने के जोड़ से संबंधित कोई परेशानी है तो ऐसे लोगों के लिए यह खबर अच्छी है। और खास तौर पर आज हम बात कर रहे हैं टोटल हेल्थ में जोड़ों के बारे में, जिनके बारे में हम अक्सर सोचते भी नहीं हैं। चलते फिरते, उठते, नाचते और मामूली सी चीज यानी कलम से लिखते हुए या टूथब्रश करते हुए हम अपने जोड़ों का इस्तेमाल करते हैं। ध्यान सिर्फ तब देते हैं जब वो हमें परेशान करते हैं। जी हाँ, सभी जोड़ हमारे शरीर के लिए ज़रूरी हैं, जो बहुत सी क्रियाएं करने में सहायक होते हैं। वहीं अगर बात करें घुटने के जोड़ यानी नी जॉइंट की, तो सबसे कॉम्प्लेक्स जॉइंट माना जाता है पूरे शरीर में। और शायद ये भी एक दिलचस्प बात है कि जब कोई भी व्यक्ति चलता है तो पूरे शरीर का 1.5 टाइम्स यानी 1.5 गुना वजन जो है वो घुटने पर आता है। सीढ़ियां चढ़ते हुए 3 से 4 गुना वजन जो है वो घुटने पर आता है। और जब स्क्वाटिंग की जाती है यानी आलती पालती मारकर जब जमीन पर बैठा जाता है तो 6 से 8 गुना घुटने पर वजन आता है पूरे शरीर का। जोड़ों का क्या महत्व है, देखते हैं इस पैकेज के माध्यम से। आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी, जिसमें हर व्यक्ति काम में व्यस्त है। सुबह जल्दी घर से निकलना, ऑफिस जाना, कई घंटों तक लगातार कंप्यूटर पर काम करना, दफ्तर में काम में व्यस्त रहना और फिर घर के काम करना। पूरे दिन में अपने कार्यों को पूरा करने के लिए हम कई तरह की क्रियाएं करते हैं, उठना, बैठना, चलना, दौड़ना या लिखना। लेकिन शायद ही कभी ये ध्यान जाता है कि ये क्रियाएं पूर्ण कैसे होती हैं। बैठना हो, झुकना या चलना, इन सभी क्रियाओं को करने में हमारी सहायता करते हैं जोड़। शरीर में कई हड्डियां होती हैं जो शरीर को आकार देती हैं। जहां पर 2 हड्डियां मिलती हैं उसे जोड़ कहते हैं। जोड़ हमारे शरीर को लचीला बनाते हैं। हर जोड़ में हड्डी की सतह पर एक जेल की तरह का चिकना पदार्थ या तरल होता है जिसे कार्टिलेज कहते हैं। ये तरल पदार्थ किसी भी क्रिया को करते समय हड्डियों को आपस में टकराने या घिसने नहीं देता और हम आसानी से कोई भी क्रिया कर पाते हैं। लेकिन उम्र बढ़ने के साथ अधिकतर लोगों में जोड़ों की समस्याएं उत्पन्न होने लगती हैं, और वो इसलिए क्योंकि उम्र के साथ धीरे धीरे कार्टिलेज नष्ट होने लगता है। इसके अलावा यदि लंबे समय तक जोड़ों पर दबाव या तनाव रहे, जोड़ों से बहुत अधिक काम लिया जाए तो भी जोड़ प्रभावित हो सकते हैं। कोई बीमारी होने पर या जोड़ में चोट लगने की वजह से भी जोड़ों की समस्या हो सकती है। मोटापा या अधिक वजन होने पर भी कूल्हे व घुटने के जोड़ों पर असर पड़ता है, क्योंकि ये जोड़ पूरे शरीर का भार सहन करते हैं। जोड़ों की समस्या होने पर उसे अक्सर नजरअंदाज किया जाता है, लेकिन ऐसा करना गलत है। इससे समस्या बढ़ सकती है। जरूरी है कि जोड़ों की कोई भी समस्या होने पर लापरवाही न करें, बल्कि जल्द से जल्द उसका सही इलाज करवाया जाए। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। हमारा शरीर एक ऐसी कमाल की मशीन है जिसके बारे में जितना हम जानते जाते हैं उतना हैरान होते जाते हैं। और विशेषज्ञों से बात करते हुए ये बात अक्सर हमें चकित करती है कि हमारे अगर जोड़ों की बात करें तो एक एक जोड़ इतना कमाल का बना हुआ है। अलग अलग तरह के जोड़ हैं। जोड़ के बीच में वो घिसे नहीं या उनमें दर्द ना हो, उसके लिए किस तरह की व्यवस्था, यानी कार्टिलेज की जैसे भी बात हुई इस रिपोर्ट में। कुल मिलाकर बात यह है कि हम अपने जोड़ों को लेकर लापरवाह ही रहे हैं, लापरवाह रहते हैं। बहुत कम लोग हैं जो इनका ध्यान रखते हैं। हम क्यों ना सब मिलकर अपने जोड़ों का ध्यान रखें ताकि हम स्वस्थ रहें।
और कैसे रखना है ध्यान, किन बातों का ध्यान आपको रखना होगा, किस तरह के व्यायाम आप कर सकते हैं जिसलिए आपके जोड़ जो हैं वो अच्छी तरह से कार्य करते रहें, ऐसी बहुत सी बातें आज हम टोटल हेल्थ के इस 1 घंटे के कार्यक्रम में करने वाले हैं। इस विषय पर विस्तार से बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में विशेषज्ञों का खास पैनल मौजूद है। तो आइए उनका परिचय आपसे करा दें। हमारे साथ हैं डॉक्टर आर.के. बेनीवाल, प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ ऑर्थोपेडिक्स फ्रॉम सफदरजंग हॉस्पिटल एंड वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज। हमारे साथ हैं डॉक्टर गीता हांडा, प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल मेडिसिन एंड रिहैबिलिटेशन फ्रॉम ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड डॉक्टर एच.एल. नाग, प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ ऑर्थोपेडिक्स फ्रॉम ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। हालांकि जब भी बात आती है जोड़ों की और ख़ास तौर पर जब डॉक्टर ये कह देते हैं कि आपके घुटनों ने जवाब दे दिया या फिर आपके घुटने के जोड़ को बदलने की बात है, तो काफ़ी सारे सवाल हैं जो किसी भी व्यक्ति के मन में रहते हैं कि क्या ये सही समय है, कैसे होगा आगे का जीवन, इस तरह की बहुत सी बातें हैं। एक आंकड़ा ये भी बताता है कि अगर बात करें जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी की, ख़ास तौर पर नी जॉइंट की, तो तकरीबन 30 से 35% जो सर्जरीज होती हैं काफ़ी हद तक उनकी आवश्यकता नहीं होती। तो आइए जानते हैं विशेषज्ञों से कि क्या वाकई सही समय होना चाहिए नी जॉइंट रिप्लेसमेंट का और किस दशा में ये सर्जरी करवानी चाहिए। तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले डॉक्टर एच.एल. नाग, हम आप ही से समझने की कोशिश करें कि आज घुटने के जोड़ के बारे में तो ज़्यादा बात होगी, लेकिन शरीर के जोड़ जो हैं वो क्यों महत्वपूर्ण हैं और महत्वपूर्ण जोड़ शरीर में कौन कौन से हैं? तकरीबन हमारे शरीर के सारे जोड़ महत्वपूर्ण हैं, मतलब ऐसा नहीं कि कोई इनमें से कम काम करता हो, ज़्यादा काम करता हो, लेकिन इसको हम 2 तरह से समझ सकते हैं। एक हमारे कूल्हे से नीचे के जोड़ जो उनको हम कहते हैं वेट बेयरिंग जॉइंट्स, और ऊपर वाले हिस्से में जो जोड़्स हैं वो हमारे जो रोज़ चलने फिरने में वो वज़न नहीं लेती, उनको नॉन वेट बेयरिंग जॉइंट्स कहते हैं। तो इस तरह से इनका महत्व अलग अलग है और इनकी फंक्शंस भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है इनमें। जी डॉक्टर बेनीवाल, आपसे ये समझना चाहेंगे कि जब भी जोड़ों की समस्याओं की बात होती है तो जोड़ों में दर्द होगा या हल्की सी कोई मोच आ गई या सूजन, इस तरह की समस्याएं तो लगभग सब व्यक्तियों को कभी ना कभी होती ही हैं। लेकिन अगर हम बात करें कि जोड़ खराब हो रहा है और ऐसी स्थिति में पहुंच रहा है जहां जो रोजमर्रा की क्रियाएं करने हैं उनमें समस्या हो रही है, तो वो दशा किन कारणों से उत्पन्न हो सकती है? जो शुरू में जो चोट लगने से जोड़ में प्रॉब्लम होती है वो तो उसमें स्वेलिंग आएगी, पेन होगा, यंग एज में होती है। लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है, एजिंग प्रोसेस बढ़ता जाता है, वैसे वैसे जॉइंट का कार्टिलेज घिसने लग जाता है, स्पेसिफिकली वेट बियरिंग जॉइंट का जी, जो वेट लेते हैं, और साइनोवियल फ्लूइड कम होता जाता है, लुब्रिकेशन कम होता जाता है। उस वजह से उसमें पेन, स्टिफनेस, डिफॉर्मिटी डेवलप हो जाती है, जी, पैर टेढ़े भी हो जाते हैं। डॉक्टर गीता हांडा, जो बात अभी डॉक्टर बेनीवाल कह रहे हैं, आपका अनुभव क्या कहता है? ज्यादातर जो जोड़ खराब होते हैं उनमें क्या ज्यादा जिसे कहना चाहिए कारण होता है बड़ा? चोट, बीमारी, दवाइयां या कुछ और? देखिए, चोट और बीमारियां तो एक साइड है कि होती है, एक बीमारी है, प्रॉब्लम है, बट उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम उसको कैसे डील करते हैं। जी, लाइक हमारे पास मांसपेशियां हैं जो कि बहुत ज़रूरी हैं किसी भी जोड़ को मजबूत रखने के लिए, हड्डियों को मजबूत रखने के लिए न्यूट्रिशन इम्पॉर्टेंट है। सो एक बीमारी है, बीमारी के साथ हम कैसे उसको सपोर्ट करते हैं, अपने शरीर को कैसे ध्यान रखते हैं, वो इम्पॉर्टेंट होता है। और इसीलिए हमें ज़रूरी होता है कि बीमारी के साथ भी हम अपने शरीर का ध्यान रखें और इस तरह से उसको जोड़ को रखें ताकि अगर हमारी बीमारी भी है तो वो अच्छे से ठीक हो जाए, हमारे शरीर भी उसको ठीक करेगा, डॉक्टर भी उसको ठीक करेंगे और हमें भी उसके साथ मेहनत करनी है। क्या आप ये कहना चाह रही हैं कि चोट, बीमारी तो एक चीज हो गई, लेकिन हम लोग ज्यादातर जोड़ों की सेहत की ओर बिल्कुल ध्यान नहीं देते? यही जी डॉक्टर नाग, ये तो हमने जाना कि चोट की वजह से घुटने को क्षति हो सकती है। अगर अब बीमारियों की बात की जाए तो कौन सी मेन मुख्य बीमारियां आप मानते हैं जिनकी वजह से कोई भी जोड़ और खास तौर पर घुटने के जोड़ प्रभावित हो सकते हैं? एक तो अगर भी हम बीमारियों का हम नाम करें तो एक ऑस्टियोआर्थराइटिस तो एज रिलेटेड हो गया, और अन्य बीमारियां हैं जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस होती है, जिसे गठियाबाई कहते हैं। उसके बाद कुछ अलग किस्म का आर्थराइटिस भी हैं, और कुछ इन्फेक्शन है जैसे ट्यूबरक्लोसिस हैं, काफ़ी हमारे यहाँ बहुत ही आम बात हो गई है। और फिर कई बार जैसे ट्यूमर हुआ, फिर चोट लगने की वजह से भी है। ये मुख्य कारण होते हैं कि घुटने का जोड़ जिसमें खराब हो जाते हैं। जी डॉक्टर बेनीवाल, अगर हम
बात करें वेट बेयरिंग जॉइंट्स की, जो वजन उठाते हैं, जो जोड़ हमारे, उसमें घुटना, कूल्हा और एंकल का जोड़ भी उसी में ही आएगा। तो अगर हम लक्षणों की बात करते हैं, बहुत से लोगों को ये लगता है कि भाई घुटना जब तक उसमें से कोई आवाज आनी शुरू हो जाए, टक टक की आवाज आती है। कई बार हमने जब भी ये कार्यक्रम किया है इस तरह का, तो हमारे बहुत से दर्शक हमेशा यही पूछते हैं कि घुटने से उसे सीधा करते हुए, कुछ करते हुए आवाज आने लगती है। लक्षणों की अगर बात करें तो लक्षण कहां से शुरू होते हैं? क्या दर्द को ही लक्षण मानेंगे या कुछ और भी होगा? आवाज आना कोई बीमारी नहीं है। अच्छा। आवाज आना जॉइंट की कोई बीमारी नहीं है, ये मिथ्या धारणा है। जो भी पेशेंट हैं वो हमसे भी पूछते हैं कि जोड़ में आवाज आती है, बजता है। चलिए अब दूसरा सवाल पूछ लेते हैं ऐसे ही। कुछ लोगों के जोड़ से आवाज आती है घुटने के, बाकियों की नहीं आती। क्यों आती है ये आवाज? वो उनका बॉडी का टेक्सचर है, उनकी बॉडी की एक्सरसाइज, स्टिफनेस, फ्लेक्सिबिलिटी के डिपेंड करता है। अच्छा। फ्लेक्सिबिलिटी बॉडी की कैसी है? कुछ पेशेंट्स में ट्रिक मूवमेंट होती है, ट्रिक मूवमेंट से भी आवाज आती है। तो ये कोई बीमारी का लक्षण? ये कोई बीमारी नहीं। अब बीमारी के लक्षण क्या होंगे अगर जोड़ खराब हो रहा है? बीमारी का लक्षण ये है कि ये जोड़ वेट बेयरिंग जॉइंट है, वो 4 प्रकार से इफेक्ट हो सकते हैं मुख्यतः। पहला, पोस्ट ट्रॉमेटिक चोट की वजह से, फ्रैक्चर की वजह से आर्थराइटिस हो सकती है। दूसरा, डीजेनरेटिव आर्थराइटिस, जो एजिंग प्रोसेस, डीजनरेशन ऑफ जॉइंट से और ऑस्टियोआर्थराइटिस हो सकती है जी। तीसरा, इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस जी। इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस मीन्स रूमेटॉइड आर्थराइटिस, इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस और अदर नॉन स्पेसिफिक सीरोनेगेटिव आर्थराइटिस। चौथा, इन्फेक्टिव आर्थराइटिस, इन्फेक्शन की वजह से भी, जैसे पायोजेनिक आर्थराइटिस है, ट्यूबरकुलर आर्थराइटिस है, ये मुख्यतः है। और इन्हीं की वजह से जब जोड़ एंड स्टेज में काफी डैमेज हो जाता है तो उसको बदलने की आवश्यकता पड़ती है जी। अदरवाइज अर्ली स्टेज में आवश्यकता नहीं पड़ती। तो बेहतर यह होगा कि अर्ली स्टेज में, प्रारंभिक अवस्था में ही पहचान हो पाए। डॉक्टर गीता हांडा, जब आपने बात कही कि अगर किसी को चोट लगती है या कोई बीमारी की वजह से ऐसी दशा उत्पन्न हुई तो इलाज कैसे हो रहा है वो बेहद जरूरी है। इनिशियल स्टेजेस में अगर बात करें, मान लीजिए किसी को सिम्टम्स आने लगे, ऐसे में लोगों को लगता है कि क्या करें, दवा लें या फिर कार्य करना बंद कर दें। अगर दर्द होता है तो लोगों को लगता है कि बैठ जाएं, आराम करेंगे तो ज्यादा ठीक होगा और शायद जल्दी ठीक होगा। क्या प्रोसीजर उस समय रहना चाहिए जिससे समस्या को आगे बढ़ने से रोका जा सके? देखिए, इसमें हमें ये जानना होगा कि किस वजह से है। अगर ये ऑस्टियोआर्थराइटिस है जो कि डिजेनरेटिव डिजीज है, तो हमें आराम का कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि काम करते रहना चाहिए, जोड़ को मूवमेंट में रखना चाहिए। हम जितना जोड़ को चलाते रहेंगे, जोड़ का जो नेचुरल वियर एंड टियर प्रोसेस है वो अच्छा रहेगा और जोड़ बेटर स्टेट में रहेगा, मांसपेशी बेटर स्टेट में रहेगी, हमारी स्टेबिलिटी बेटर रहेगी। तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि ऑस्टियोआर्थराइटिस में स्पेसिफिकली इंसान को चलते फिरते रहना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि अब घुटने में दर्द है तो बैठ जाओ जी। और ऐसे में क्या मालिश करवाएं? क्योंकि अगर जकड़न हो रही होती है, दर्द भी है, थोड़ी सी सूजन है, मालिश करवाएं, क्या करें? ऐसे बहुत से नुस्खे भी घर में ही अपना लिए जाते हैं, तो कितने सही या कितने गंभीर रूप हो सकता है उससे बीमारी का? देखिए, हल्के हाथ से मालिश जो है वो हमेशा अच्छी लगती है, वो थोड़ा सा सूदिंग सबको लगता है। बट जो तेज मालिश होती है, जैसे मैस्योर टाइप की मालिश, वो बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि उससे जोड़ तो आपका डैमेज है ही है, मांसपेशी भी डैमेज होगी, टेंडन्स डैमेज होंगे और आपको और सूजन हो सकती है और परेशानी हो सकती है। तो इसलिए मालिश हल्के हाथ से करें तो बेहतर है, ज़्यादा तेज मालिश नहीं करनी है। तो आज हम टोटल हेल्थ में बात कर रहे हैं जोड़ों के बारे में और जोड़ प्रत्यारोपण के बारे में, यानी जॉइंट रिप्लेसमेंट के बारे में बात करेंगे, लेकिन अभी समय एक छोटे से ब्रेक का। नहीं यार, अब ये रैगिंग बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही है, कंप्लेन तो करनी पड़ेगी। तू पागल हो गई है क्या? सीनियर से पंगा लेगी तो तेरा और बुरा हाल करेंगे। नो यार, हेल्पलाइन नंबर है, आई एम श्योर दे विल हेल्प। हेल्पलाइन नंबर से कभी किसी को हेल्प नहीं मिलती। एटलीस्ट वी शुड ट्राई। आपकी थोड़ी सी हिम्मत और एक कंप्लेन की वजह से आपको रैगिंग जैसी बीमारी से छुटकारा मिल सकता है। यूज हेल्पलाइन, इट हेल्प्स। दरवाजा बंद, दरवाजा बंद, दरवाजा बंद। क्यों भाई साहब, कहाँ चले? कब से चिल्ला रहे हैं दरवाजा बंद, दरवाजा बंद, दरवाजा बंद, सुनाई नहीं दे रहा? इधर आइए, इधर घुसिए, अंदर चलिए। अरे खुले में शौच जाइएगा तो बीमारी खुल के फैलेगी। दरवाजा बंद तो बीमारी बंद।
ठीक कह रहे हैं ना? शौचालय का उपयोग कीजिए और भारत को स्वच्छ बनाइए। साबुन से हाथ धो लीजिएगा। आप समझ क्यों नहीं रहे? वो बहुत परेशान करते हैं मुझे, रैगिंग के नाम पे टॉर्चर करते हैं। सीनियर्स रैगिंग नहीं करेंगे तो तुम स्मार्ट कैसे बनोगे? तुम्हारा कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ेगा? बी ए मैन। आई एम सॉरी बेटा, आई एम रियली सॉरी। आपके बच्चे की छोटी सी शिकायत किसी बड़ी मुसीबत का पैगाम हो सकती है। उसे नजरअंदाज ना करें। डोंट इग्नोर, टेक एक्शन। ब्रेक के बाद टोटल हेल्थ में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं जोड़ों की समस्याओं के बारे में और ख़ास तौर पर जान रहे हैं कि कौन सी समस्याएं घुटने के जोड़ को परेशान करती हैं और कब उत्पन्न हो सकती है समस्या और इस हद तक पहुंच सकती है कि नी जॉइंट रिप्लेसमेंट की जरूरत किसी भी व्यक्ति के लिए हो। और जब बात आती है जोड़ प्रत्यारोपण यानी जॉइंट रिप्लेसमेंट की, तो बहुत से लोगों के मन में दो तरह के नहीं बल्कि कई तरह के सवाल होते हैं। कुछ लोग चाहते हैं कि सर्जरी ना हो, टल जाए, और कुछ लोगों के मन में ये बात होती है कि सर्जरी जितनी जल्दी हो जाए तो अच्छा है, हम अपने काम पे लौट जाएं। तो आइए जरा समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह जॉइंट रिप्लेसमेंट यानी जोड़ प्रत्यारोपण किया जाता है। जोड़ों की समस्याएं बेहद आम है और इसके लिए अक्सर स्व इलाज किया जाता है, यानी बिना डॉक्टर की सलाह लिए उसे ठीक करने की कोशिश की जाती है, जिससे समस्या बढ़ सकती है। आमतौर पर जोड़ों में जकड़न, सूजन या दर्द जैसी समस्याएं परेशान करती हैं, जो लक्षण होता है इस बात का कि जोड़ किसी बीमारी या किसी अन्य कारण से प्रभावित हो रहे हैं। जोड़ों में दर्द, सूजन या समस्या होने पर फिजियोथेरेपी से काफी लाभ होता है। इसकी सहायता से प्रभावित जोड़ और मांसपेशियों को मजबूत बनाया जाता है। लेकिन यदि समस्या बढ़ जाए या गंभीर हो तो सर्जरी या जोड़ बदलने की आवश्यकता भी पड़ सकती है। जोड़ों की समस्या होने पर यदि दवा या कोई अन्य इलाज कार्य न करे और व्यक्ति दैनिक क्रियाएं न कर पाए तो ऐसी स्थिति में जोड़ बदलना जरूरी हो जाता है। जोड़ की सर्जरी कर कुछ कमियों को दूर किया जा सकता है। अन्य मामलों में जॉइंट रिप्लेसमेंट यानी प्रभावित जोड़ को निकालकर उसके स्थान पर आर्टिफिशियल जॉइंट यानी कृत्रिम जोड़ लगाया जाता है। सही मायने में जोड़ बदलने की जरूरत कब है, जॉइंट रिप्लेसमेंट कब करवाया जाए, कैसे करवाया जाए और इसके लिए कहाँ जाए, क्या इसमें बहुत अधिक खर्च होगा या इसके बाद का जीवन कैसा होगा, ऐसे कई सवाल सभी के मन में उठते हैं। जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी किसी अच्छे विशेषज्ञ से ही करवानी चाहिए और इसकी आवश्यकता कब है, इसका निर्णय भी विशेषज्ञ द्वारा ही होना चाहिए। जोड़ बदलने के बाद व्यक्ति को कुछ दिन सावधानी रखना जरूरी होता है। कृत्रिम जोड़ लगाने के बाद कुछ दिनों में व्यक्ति ठीक हो जाता है और रोजमर्रा के कार्य सामान्य रूप से करने में सक्षम हो जाता है। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। जोड़ों की समस्या अगर गंभीर हो तो व्यक्ति के लिए चलना फिरना मुश्किल हो जाता है और अक्सर कुछ घरों में ये भी देखा जाता है कि जोड़ अगर बिल्कुल खराब हो जाए तो व्यक्ति का जीवन फिर बिस्तर पर ही आगे का निकलता है। इसलिए जोड़ों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। और अब बात प्रत्यारोपण यानी रिप्लेसमेंट की। तो आइए चलते हैं डॉक्टर बेनीवाल के पास। डॉक्टर बेनीवाल, ये जो हमने पैकेज दिखाया इसमें ये तो जान लिया कि जब भी ट्रांसप्लांट का जिक्र होता है या रिप्लेसमेंट की बात आती है तो डर तो सभी को लगता है। आपसे ये समझें कि व्यक्ति ये जान जाए कि इतना मुश्किल नहीं है ये जो पूरी प्रक्रिया है, प्रोसीजर है, और डरने की बात नहीं है। कैसे आप समझाना चाहेंगे कि ये जो रिप्लेसमेंट का प्रोसीजर है दरअसल होता कैसे है? बिल्कुल सिंपल प्रोसीजर है, बिल्कुल डरने की आवश्यकता नहीं है और कोई लंबा भी नहीं है। ओनली 40 मिनट्स का प्रोसीजर है। हमें घुटने में 3 हड्डियां होती हैं मुख्यतया, टीबिया, फीमर एंड पेटेला। ट्राई कंपार्टमेंटल जॉइंट है। ट्राई कंपार्टमेंटल जॉइंट, medial compartment, lateral compartment and patellofemoral compartment. So we have to replace mainly 2 compartment और patella also. ये component है, ये femoral component है। femoral component यहाँ पे implant होगा। ये tibial component है, tibial component जी। ये टीबियल कंपोनेंट यहाँ पे इम्प्लांट करते हैं टीबिया के ऊपर, नीचे वाली जो हड्डी, नीचे वाली पे, और ये लाइनर है, ये दोनों के बीच में लगेगा। ये जो टीबिया का है ये लाइनर जो उसको
वियर एंड टीयर को बचाएगा मूवमेंट के लिए। टिबिया वो हड्डी है जो घुटने से नीचे की ओर जा रही है, नीचे की फीमर वो है जो जांग की हड्डी ऊपर है। की, हाँ, जांग जी, की हड्डी है। जी। तो ये कंप्लीट जॉइंट होगा, ये फीमर का कंपोनेंट, ये टिबिया का कंपोनेंट और ये लाइनर है, ये इनके बीच में कनेक्शन करता है और ये मूवमेंट ऐसे करता है। तो एक आर्टिफिशियल जॉइंट जो एक बहुत अच्छी तरह से और सामान्य तौर पर काम कर पाएगा जब ये सही तरह से सर्जरी हो जाती है और व्यक्ति ठीक हो जाता है। हाँ, सामान्य तरह। डॉक्टर बेनीवाल, एक छोटी सी बात हम आपसे और भी जानना चाहेंगे। एक उम्र के साथ जो बात हो रही थी कि ऑस्टियोआर्थराइटिस होने के बाद जॉइंट बदलना और किसी नौजवान में या किसी युवा में घुटना बदलना, दोनों में क्या फर्क रहेगा? दोनों में मुख्यतः ये फर्क है कि युवा में तो रिवीजन की आवश्यकता होगी। अच्छा। दोबारा भी जॉइंट, क्योंकि एज इसकी जो जॉइंट की जो एज है वो 15 से 25 साल है, तो उसमें हमें ये ध्यान रखना है कि वो लॉन्ग लास्टिंग हो, प्रॉपर तरीके से हो और रिवीजन की लेट आवश्यकता पड़े। अच्छा। और ओल्ड एज में बोन क्वालिटी पुअर हो सकती है, ओस्टियोपोरोटिक हो सकती है, तो हमें इम्प्लांट को भी प्रॉपर चॉइस करना पड़ेगा कि इम्प्लांट अच्छे वाला लगाएं, अदरवाइज वो ओस्टियोपोरोसिस से इम्प्लांट अंदर जा सकता है जी। और उसमें जो रिहेबिलिटेशन पार्ट है उसमें भी दोनों में डिफरेंस है। डॉक्टर नाग, जो दूसरे जोड़ हैं घुटने के जोड़ के अलावा, उनमें भी किस तरीके से प्रोसीजर किया जाता है और उससे पहले कौन कौन से दूसरे जोड़ हैं जिनको बदला जा सकता है? जो रिप्लेसमेंट की प्रक्रिया है वो जॉइंट स्पेसिफिक होता है, यानी कि अगर घुटना है जो कि उसकी बनावट, उसकी आकार अलग होती है, तो जैसे अभी डॉक्टर साहब ने दिखाया उसकी एक अलग प्रक्रिया है। और अगर हम अन्य जोड़ों की बात करें तो नी के बाद में हिप जॉइंट है, शोल्डर जॉइंट है, एंकल जॉइंट्स है, इन जॉइंट्स को भी बदला जाता है क्योंकि इनकी बनावट अलग है, तो इसके जॉइंट्स भी अलग होते हैं, अलग किस्म के होते हैं और उनमें तकरीबन जो सर्जिकल प्रोसेस है वही रहती है कि जो उनका कम से कम जोड़ों का हिस्सा को निकाला जाए जो खराब है और उनकी जगह में जो है वो आर्टिफिशियल जॉइंट्स को लगाया जाए। जी, कुछ मॉडल्स हम आपके सामने देख पा रहे हैं। हम चाहेंगे शोल्डर जॉइंट को किस तरह से बदला जा सकता है और उसके बाद हिप जॉइंट को कैसे बदला जा सकता है, आप वो भी जरूर हमारे व्यूअर्स को बताएं। हाँ, ये एक मॉडल है शोल्डर जॉइंट का, आप बिल्कुल सामने से देख रहे हैं, ये सामने से आप देख रहे हैं, ये जॉइंट है, ये हमारी बाजू है, ह्यूमरस है जिसमें आर्म है और ये कंधे वाली हड्डी ये है और जोड़ इस तरह से काम करती है जी। और जब खराब हो जाए तो जैसे इसको मैं निकालूंगा तो ये आप अंदर से देख सकते हैं ये खराब हो जाता है जो यहाँ दिखाया हुआ है। तो जब हम चेंज करते हैं तो सिर्फ ये खराब वाला हिस्सा को हम जो है निकाल देते हैं, छोटे से हिस्से को यहाँ से निकाल देते हैं और इसका भी ये खराब वाला हिस्से को ये कप हो जाएगा और ये जो है ये बॉल हो जाएगा। तो ये जॉइंट हम इसको हम इस तरह से हम निकालते हैं, जैसे यहाँ पे दिखाया हुआ है, ये दिखाया हुआ है। अगर मैं इसको अलग कर दूं, ये आर्टिफिशियल जॉइंट्स हो गई है। ये मेटल का पोर्शन होता है जो इस हड्डी के अंदर में हम डाल देते हैं और यहाँ पे एक प्लास्टिक सी मटेरियल होती है जो इस पतली वाली स्कैपुला में हम इसको फिट कर देते हैं और इस तरह से ये जॉइंट जो है फिर से काम करने लगती है पहले की तरह से। जी, ये फिर वही महत्वपूर्ण बात है कि सॉकेट एंड बॉल जॉइंट है, बिल्कुल जैसा हिप जॉइंट भी हमारा, बिल्कुल जैसे हिप जॉइंट भी आप दिखाएंगे हमारे दर्शकों को? हाँ, मैं हिप जॉइंट्स भी मैं हिप जॉइंट्स का भी मैं दिखा देता हूं। खासकर बुजुर्गों के लिए वो तो और भी महत्वपूर्ण है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। बढ़ती उम्र में कई बुजुर्गों को समस्या होती है, गिर जाने पर उनकी कूल्हे की हड्डी टूट जाती है। जी हाँ बिल्कुल, हाँ काफी कॉमन है। ये हमारी जो है ये पेल्विस का बोन है, ये कप है ये, और ये हमारी थाई की बोन है जो इस तरह से यहाँ पे इस तरह से काम करती है, इस तरह से। अच्छा। जब ये खराब हो जाती है तो इसका ये वाला हिस्सा को हम निकाल देते हैं जितना कम से कम, और इधर थाई के बोन में भी इस वाले हिस्से को हम जितना कम से कम हम निकाल देते हैं। और जब ये निकल जाएगा तो यहाँ पे जो हम कप लगाते हैं वो ये हमारी कप हो जाती है, ये हमारी कप है, इसको हम यहाँ लगा देते हैं इस तरह से। इसके लगाने के बहुत सारे तरीके हैं और इसके ऊपर में एक प्लास्टिक के मटेरियल होती है वो हम यहाँ डाल देते हैं, तो इधर का काम कंप्लीट हो जाता है। और यहाँ पे थाई के बोन में जो खराब हिस्सा जो ये गोला है ये खराब हो जाता है, इसको यहाँ से काट के इसके अंदर में हम जो है ये वाली चीज यहाँ आ जाती है, हड्डी के अंदर छेद हाँ छेद करके, चूंकि यहाँ तक कट जाती है उसके अंदर में हम इसको लगा देते हैं तो ये ऐसी यहाँ बैठ जाएगी। उसके बाद ये तो हड्डी में चली जाएगी और उसके ऊपर में एक गोला हम डाल देते हैं, कटोरा इस तरह से। ये सारे अलग आते हैं, इसमें हमने ऐसे डाल दी और ये जॉइंट आपस में ऐसे मिलके ये हमारी जॉइंट बन गई हिप की। जी, ये डॉक्टर नाग, अगर हम ये बात करें कि
जटिल यानी कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी कौन सी मानी जाती है, घुटने की, कूल्हे की या कंधे की? टेक्निकली अगर हम देखें तो तीनों की अलग अलग अहम भूमिका है। तीनों ही हम ऐसा नहीं कहेंगे कि मतलब बहुत आसान है, टेक्निकली जरूर मतलब उतना आसान नहीं कहेंगे, लेकिन जो रोज करते हैं उनके लिए कोई आसान नहीं, मुश्किल काम रहता नहीं है। तो ये बहुत जरूरी होगा कि एक अच्छे विशेषज्ञ या सर्जन से ही ये सर्जरीज करवाई जाए। डॉक्टर गीता हांडा, फिजियोथेरेपी का रोल वहाँ तो देखा हमने कि जब चोट लग गई है या बीमारी की शुरुआती दौर है, लेकिन अगर रिप्लेसमेंट की बात की जाए तो उससे पहले, उसके बाद में तो जरूर जिक्र आता है कि स्ट्रेंथनिंग होगी, पेशेंट चलेगा, लेकिन रिप्लेसमेंट के लिए पेशेंट को तैयार करना, वहां पर क्या भूमिका होगी फिजियोथेरेपी की? इसमें बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी मांसपेशियों का ध्यान रखें, मांसपेशी की स्ट्रेंथनिंग करें रेगुलरली, स्पेशली क्वाड्रिसेप्स, नी जॉइंट के लिए क्वाड्रिसेप्स बहुत ज़रूरी है। रेंज ऑफ मोशन मेंटेन करना है, मतलब जितना जोड़ मुड़ता है, खुलता है, उसको मेंटेन करना है। अपनी जनरल बॉडी बिल्ड ठीक रखनी है, मतलब चलना फिरना नॉर्मल रखना है, ताकि अपना कार्डियोपल्मोनरी रिजर्व जो है वो बना रहे, ताकि आप सर्जरी को अच्छे से सह सके। और सर्जरी के बाद में आपकी रिकवरी भी अच्छी होगी अगर आप अपनी मांसपेशी को अच्छे से चलता फिरता रखेंगे और उसको मजबूत करके रखेंगे। स्टेबिलिटी इम्प्रूव कर रखनी है, अपना संतुलन ठीक रखना है, अपना खाना पीना ठीक रखना है, ताकि आप जो सर्जरी के बाद में अच्छी तरह से रिकवर हो सके। डॉक्टर गीता, एक जो बात आ रही थी, जैसे डॉक्टर बेनीवाल और डॉक्टर नाग ने भी कहा कि काफी ज्यादा ऐसे पेशेंट्स आते हैं जो बहुत डिलेड स्टेज में आए, एज भी ज्यादा है, तो मोबिलिटी भी शायद उतनी नहीं रह जाती। तो आप लोगों का क्या रोल रहता है कि रिप्लेसमेंट होना है, लेकिन रिप्लेसमेंट हो पाए, क्या उससे पहले आप लोग विशेष ध्यान देते हैं कि पेशेंट की कंडीशन को बेहतर या सर्जरी लायक कैसे बनाया जा सकता है? हाँ, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें जोड़ के ऊपर जो वजन पड़ रहा है उसको हम थोड़ा सा कंट्रोल करें। तो अगर जैसे लगता है कि पेशेंट चलने फिरने में मुश्किल आ रही है, तो हम उसको स्टिक्स एडवाइस करते हैं। कई बार रिलक्टेंस होता है पेशेंट की तरफ से कि मैं स्टिक नहीं इस्तेमाल करूंगा, तो हम कहते हैं कि जोड़ की मजबूती के लिए ज़रूरी है, ताकि वजन उसके ऊपर लिमिटेड पड़े और आप रिकवरी हो सके, क्योंकि बॉडी खुद भी रिकवरी करती है, फिर हम जो दवाइयाँ देते हैं वो भी रिकवरी पे हेल्प करते हैं। तो इसलिए बेटर है कि हम यूज़ करें स्टिक को जब एडवाइस किया जाए। और स्टिक में भी ये होता है कि जिस जोड़ में तकलीफ है ज़्यादा, उसके ऑपोजिट तरफ स्टिक पकड़ी जाती है। कई बार हमें वॉकर भी देना पड़ता है, वॉकर पैर पकड़ के चले, पर ज़रूरी है चलना। इंसान अगर बैठ जाए या लेट जाए तो सर्जिकल आउटकम्स भी कम होते हैं, सर्जरी के बाद जो फ़ायदा होना होता है वो भी कम होता है। और पेशेंट अगर पहले से सब चीज़ें सीख जाता है तो बाद में उसको करने में आसानी होती है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि ये सब चीज़ों का ध्यान रखा जाए। ये तो बात उनकी हो गई जिनकी सर्जरी होनी है या जिनको बहुत तकलीफ है। जिनको तकलीफ नहीं है, डॉक्टर गीता हांडा, आपने बातचीत की शुरुआत में एक बात कही थी कि हम लोग थोड़े लापरवाह रहते हैं और घुटना सबसे ज़्यादा लोगों को परेशान करता है, क्योंकि सीढ़ियाँ चढ़ना, दौड़ना, भागना, इसके लिए इसी का इस्तेमाल ज़्यादा है। अब ये बताइए हमें आप, हम लोग क्या रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ऐसी कौन सी चीज़ ज़रूर करें और कौन सी चीज़ ना करें, डूज एंड डोंट्स अगर हम समझें आपसे। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमारे बैठने की तरीके, एक पोजीशन में ज़्यादा देर नहीं बैठना है, एक पोजीशन में ज़्यादा देर नहीं खड़े होना है। जब बैठते हैं तो अगर आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस है तो आपको प्रिकॉशंस लेनी है कि आपको ज़्यादा देर मोड़ के नहीं बैठना है। 5 मिनट के लिए ठीक है, पर जैसे सोचे कि जैसे कई लोग लगातार बैठे सत्संग देख रहे हैं या फिर कुछ कहीं पे एक जगह पे बैठे टीवी देख रहे हैं तो बैठे रहते हैं घुटना मोड़ के, वो सब अवॉइड करना है। कोशिश करना है कि टॉयलेट सीट्स जो है अपनी थोड़ी सी मॉडिफाई कर लें, अगर वेस्टर्न टाइप या फिर कोई रेस सीट्स यूज़ करें तो जोड़ के ऊपर असर कम पड़ता है। स्टेयर क्लाइंबिंग, सीढ़ियों पे चढ़ना उतरना ज़्यादा जो है वो कम करें। और रोज़ अपना एक वॉकिंग का शेड्यूल ज़रूर बनाएं। 30 मिनट रोज़ की वॉकिंग बहुत ज़रूरी है। कम से कम 3 से 5 किलोमीटर कवर करना चाहिए इंसान को। धीरे धीरे शुरू करें, शुरू में अगर नहीं ज़्यादा होता तो दर्द की दवाई खा के फिर शुरू करें, धीरे धीरे इम्प्रूव होता है तो फिर उसके बाद में वॉकिंग डिस्टेंस इम्प्रूव कीजिए। अब एक बात छोटी सी और पूछ लूँ, फिर उसके बाद आगे बढ़ें। अक्सर युवा या बहुत से लोग जो आपकी बात सुनकर जिनको लग रहा होगा कि अब तक तो हम कुछ नहीं कर रहे थे, चलिए अब कल से तो वो चलना शुरू करें, तेज चलें या दौड़ें, क्या ज़्यादा अच्छा रहेगा? देखिए, या क्या एहतियात बरतें उसमें? सबसे आसान काम है चलना शुरू करना। और चलना शुरू करना भी ऐसा नहीं है कि आपको एक ही दिन में जो मैंने बोला वो करना है। आप धीरे धीरे शुरू कीजिए, बीच में आराम कीजिए और फिर अपना कंटिन्यू करिए। तो ये धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप अप्रोच में आप अपना धीरे धीरे चलना बढ़ाएंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। जी,
डॉक्टर नाग, एक बार रिप्लेसमेंट होने के बाद, अगर नी रिप्लेसमेंट की बात करें, 2016 के ये आंकड़े हैं कि उसके बाद जो रिवीजन सर्जरी हुई, यानी दोबारा से बदले गए जोड़ को बदलना पड़ा, वो पूरे एक साल के अंदर 3 से 4 थे, जिसके अंदर 80% मामलों में जो है उसका कारण इन्फेक्शन रहा और 15% में इंस्टेबिलिटी या जोड़ जो है वो लूज हो गया और 5% में फ्रैक्चर हो गया। तो इस तरह के जो कारण साथ में जुड़ जाते हैं और साथ में व्यक्ति की उम्र भी है, एक बार सर्जरी हो चुकी है, तो आप लोगों का काम और कितना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि शायद सेकेंड टाइम जब उसके अंदर रिवीजन किया जाता है तो उसके जो रिजल्ट्स हैं वो भी इतने अच्छे तो नहीं आते। हाँ, एक बार जब जोड़ का प्रत्यारोपण हो जाता है उसके बाद एक दूसरा चैप्टर शुरू हो जाता है, क्योंकि उसमें जैसे आपने बताया कि उसमें इन्फेक्शन है, उसमें दोबारा जो है जो नया जोड़ है उसका और उसके आसपास की हड्डियों में वेयर एंड टियर फिर से शुरू हो जाते हैं। और इन्फेक्शन एक ऐसा इशू है जो बहुत हद तक शुरू में ही प्रिवेंटेबल है, तो उसको प्रिवेंट करना चाहिए और जितना कम से कम इन्फेक्शन की जो है रेट उसको रखा जाए। और जैसे फ्रैक्चर है, अगर कोई जोड़ बदल के अगर चलता है, कहीं फिसल के गिर जाता है तो हड्डी टूट जाती है, तो इनको अलग अलग तरीके से इनको हम देख सकते हैं। जैसे इन्फेक्शन है तो एक तो प्रिवेंशन मैंने कहा, और उनको एंटीबायोटिक के कवरेज में रखना है, और बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो जाती है, नहीं कंट्रोल है तो उसको फिर से रिवीजन सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। और अगर कोई गिर के हड्डी टूट जाती है तो उसका फिर से एक अलग प्रोसीजर है। और अगर जॉइंट अपने आप में ख़राब हो जाता है तो फिर उसको बदलने की भी ज़रूरत पड़ती है। जी डॉक्टर बेनीवाल, एक सवाल आपसे यहाँ पर कि एक तो आपने बताया कि बहुत आसान सर्जरी है कि रिप्लेस करवा लीजिए, लेकिन ऐसे लोग जो साथ में किसी और बीमारी से ग्रस्त हैं, मान लीजिए मधुमेह रोगी हैं, हाइपरटेंसिव हैं, या फिर टीबी के इन्फेक्शन से, बोन टीबी काफी लोगों में देखा जाता है, तो उसमें जटिलता कितनी बढ़ जाती है और आप लोगों को और सतर्कता की कितनी जरूरत पड़ती है, क्योंकि इन्फेक्शन भी है और साथ में दूसरी समस्या भी है और एक ये जोड़ भी खराब है। उसमें हमें और पेशेंट को सावधानियां रखनी पड़ती हैं, शुगर कंट्रोल रखना पड़ता है, अपनी इम्यूनिटी बढ़ानी पड़ती है, और सर्जरी भी हम करते हैं तो प्रॉपर एसेप्टिक टेक्निक और एंटीसेप्टिक प्रिकॉशन से यूज करते हुए करते हैं। उसमें सबसे ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है और आगे भी उसमें कॉम्प्लिकेशन को अवॉइड करने के लिए रिहेबिलिटेशन भी ध्यान देना जरूरी है। जी, और जैसे टीबी के पेशेंट्स होते हैं तो उनके अंदर क्या जो टीबी का इलाज है वो भी चलेगा और साथ में सर्जरी के साथ भी प्रिकॉशंस ली जाएंगी? टीबी का पेशेंट है, आजकल हम एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग है 3 मंथ दे के उसके बाद सर्जरी कर सकते हैं। कोई ऐसा जरूरी नहीं है कि पहले टीबी की दवा 1 साल चले फिर उसके बाद हम नी रिप्लेसमेंट करें। हम साथ साथ भी कर सकते हैं और 3 महीने की दवा, टीबी की दवा देने के बाद हम नी रिप्लेसमेंट कर सकते हैं। अब एक महत्वपूर्ण बात डॉक्टर बेनीवाल और डॉक्टर नाग, आप दोनों से चर्चा में ले आए। पहली बात तो ये है कि जो भी जॉइंट रिप्लेसमेंट कराना चाह रहा है या जिसका होगा या हो गया है, वो क्या उम्मीद करे, आउटकम क्या सोचे, पहली बात तो ये है, और क्या एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी को लेकर? जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी पर्टिकुलरली नी की बात कर रहे हैं जी, उसमें हमारे मुख्यतः 3 एम्स एंड ऑब्जेक्टिव हैं। एक तो पेशेंट का पेन खत्म हो जाए, दूसरा पेशेंट की जो डिफॉर्मिटी है जॉइंट की, जो नी जॉइंट की जो ऑस्टियोआर्थराइटिस या रूमेटॉइड आर्थराइटिस की वजह से जो डिफॉर्मिटी है, जो मुख्यतः मतलब पांव अक्सर वेरस, हाँ, अंदर आ जाता है, पांव वेरस में आ जाता है, और कुछ % केसेज में वेलगस में भी आ जाता है, वो करेक्ट हो जाए। जॉइंट रिप्लेसमेंट की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि हम उसको पैर को अलाइनमेंट में ले आते हैं। जो पहले डिफॉर्मिटी थी उसको हम डिफॉर्मिटी को करेक्ट कर देते हैं, सीधा हो जाता है। ठीक है, एक तो दर्द उसका वेट, उसका जो वेट है वो सेंटर में पड़ेगा। ठीक है, तो वेट वियरिंग लाइन मैकेनिकल एक्सिस है वो हम रिस्टोर कर लेते हैं। तीसरा इसका मुख्य एम्स ऑब्जेक्टिव है कि पेशेंट की जो फंक्शनल एक्टिविटी बढ़ जाएगी, फंक्शनल रिगेन हो जाता है एक्टिविटी, उसकी वजह से पेशेंट का ओवरऑल जो इम्पैक्ट है हेल्थ पे, जो कि उसका डायबिटीज कंट्रोल में भी हेल्प करेगा, क्योंकि उसकी मोबिलिटी बढ़ जाएगी, पेशेंट वॉकिंग चलना शुरू कर देगा, साथ में उसका शुगर भी कंट्रोल होगा, हाइपरटेंशन भी कंट्रोल होगा, ओबिसिटी भी कंट्रोल होगी, डिप्रेशन भी कम होगा, सब कुछ कंट्रोल, लोगों से मिलेगा, चलेगा फिरेगा। डॉक्टर नाग, यही बात बाकी जॉइंट्स के अगर हम बात करते हैं, पहली बात जो लोगों के मन में आती है कि जोड़ चलेंगे कब तक,
जैसा डॉक्टर बेनीवाल कह रहे थे कि घुटने का जोड़ तो 20-25 साल चल जाता है, लेकिन बाकी जोड़, और फिर इनमें एहतियात क्या बरतनी है? क्योंकि बहुत से लोगों के मन में आएगा, क्या हम इस जॉइंट रिप्लेसमेंट के बाद, चाहे वो कूल्हे का हो, घुटने का हो, दौड़ भाग सकते हैं? कंधे के जैसे सर्जरी की बात है, मान लीजिए कोई खिलाड़ी है और वो ऐसा ही, मान लीजिए बॉलर है, वो फास्ट बॉलर है, तो क्या वो वापस उसी शेड्यूल में लौट पाएगा? क्या उम्मीद करें? ये तमाम चीज़ें जो आपने पूछा, बड़ा अच्छा सवाल है। ये जोड़ बदलने के पहले ही हमें समझा देते हैं लोगों को कि एक तो है कि एक जोड़ जो ख़राब था उसमें बहुत सारी विकृति थी, बायोमैकेनिकल एक्सेस बदल गए थे, उसकी जो हरकत ठीक नहीं थी, काम नहीं करता था। तो ये जोड़ बदलने के बाद में इन तमाम चीज़ों में आराम होती है, लेकिन उसमें उसके साथ में उनको ये समझना पड़ेगा कि वो बहुत ज़्यादा पहले की तरह, जैसे कोई अगर गेम खेलना चाहे, अगर दौड़ना चाहे, एक्रोबैटिक्स करना चाहे, नहीं, ये नहीं कर पाएंगे। ये आराम की ज़िंदगी के लिए, एक कंफर्ट के लिए है, और अपना रोज़मर्रा की ज़िंदगी आराम से कर सकते हैं, और उनको एक लिमिट के अंदर में उसका इस्तेमाल करना है। चूँकि जो बनावटी जोड़ है उनकी फंक्शंस जो है उसको उनकी देखभाल करनी पड़ेगी। जी, और फिलहाल हमारे साथ एक कॉलर हैं। मीनू जी, बहुत स्वागत। क्या जानना चाहती हैं आप? जी नमस्कार जी। मेरी बेटी 19 साल की है और जब 15 साल की थी तब उसका नी डिस्लोकेट हो गया था जी, और उसके बाद ये अक्सर होता रहता है। जब मैंने डॉक्टर्स को बताया तो उन्होंने कहा उसका नी कैप छोटा है और अंदर से ग्रीस जो भी ऑयलिंग है वो सारा खत्म हो चुका है जी। इसका क्या इलाज है? और दूसरा, मेरी छोटी बेटी को भी सेम प्रॉब्लम शुरू हो गई है, क्या ये जेनेटिक है और इसका क्या इलाज है? क्या नी रिप्लेसमेंट करवाना पड़ेगा? डॉक्टर नाग, इनको क्या आप सजेस्ट करना चाहेंगे? हाँ, इन्होंने जो अपनी समस्या बताई वो मैंने आम समस्या है। इसमें जो हमारे घुटने के जोड़ के सामने जो एक हड्डी होती है, हम पैटेला कहते हैं, आमतौर पे उसको नी कैप कहते हैं। ये नी कैप की इंस्टेबिलिटी की ये बातें कर रहे हैं। इसमें नी रिप्लेसमेंट की जरूरत की बिल्कुल भी नहीं है। एक तो इसमें कोई ज़रूरत नहीं लग रही जैसे बता रही हैं। इसमें पहले तो कुछ इसमें फिजियोथेरेपी करके मजबूत कर सकते हैं। अगर वो नहीं होता है तो इसमें शल्य चिकित्सा का भी रोल है इसमें। जी, तो गीता जी से जान ले। गीता जी, इनकी दोनों बेटियों को हो रहा है, तो क्या प्रिकॉशंस इनको रखनी चाहिए? इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि जो पटेला है इनका बार बार डिस्लोकेट हो रहा है, तो हम किसी तरह की ब्रेसेस दे सकते हैं जिसमें पटेला को हम कंट्रोल रखेंगे। तो वो कंट्रोल रहेगा तो वो बार बार डिस्लोकेशन होने से जो वियर एंड टियर है वो कम हो जाएगा, जिसकी वजह से फिर बाद में दर्द हो सकती है, परेशानी चलने फिरने में, दौड़ने में हो सकती है। तो वो सब हम अगर रिस्ट्रिक्ट कर देंगे तो सर्जरी की इतनी जल्दी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और अगर ज़रूरत भी पड़ेगी तो इतना ज़्यादा डैमेज नहीं हुआ होगा जोड़ पे जिस पे सर्जन को काम करना पड़े। तो सबसे बड़ी बात यह है कि हर प्रश्न का उत्तर है, लेकिन पहली शर्त यह है कि हम प्रश्न करें। तो हम प्रश्न कर रहे हैं और विशेषज्ञ उत्तर दे रहे हैं। ये क्रम जारी रहेगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। सुबह का सही आगाज ताजा खबरों के साथ, सुर्खियों के आईने से देश विदेश की सही तस्वीर और दिन के हर पहलू पर नजर। नया सवेरा सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। The all-new DD News app, now with exciting new features. Watch DD News live on your mobile phone. Get Twitter messages from DD News, instant breaking news notifications, offline viewing and much more. Get the power of information at your fingertips. Visit the Android Play Store and iOS App Store. Download DD News app now. ब्रेक के बाद टोटल हेल्थ में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं जोड़ों की समस्याएं और जॉइंट रिप्लेसमेंट के बारे में, और टोटल हेल्थ में ये समय हो गया है सेगमेंट हेल्थ पहेली का। एपिसोड 686 में हमने आपसे सवाल किया था कि शिशु के स्वस्थ रहने के लिए इनमें से क्या करना उपयोगी नहीं है। 3 ऑप्शंस आपके पास थे। सही जवाब ऑप्शन सी, नवजात शिशु को जन्मघुट्टी, शहद या कोई अन्य पदार्थ चटाना ठीक नहीं है शिशु के स्वस्थ रहने के लिए। कौन बने हैं इस पहेली के लकी विजेता, ये जानने से पहले देखते हैं क्या सवाल है आज की हेल्थ पहेली में। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कारण घुटने के जोड़ के खराब होने और घुटने के जोड़ के बदलने यानी नी जॉइंट रिप्लेसमेंट के लिए जिम्मेदार नहीं होता।
ऑप्शन ए ऑस्टियोआर्थराइटिस, ऑप्शन बी घुटने के जोड़ में लगी चोट, ऑप्शन सी रूमेटॉइड आर्थराइटिस यानी गठिया, या फिर ऑप्शन डी चिकनगुनिया। आप अपने जवाब हमें 2 हफ्तों तक भेज सकते हैं। हमारा पता है टोटल हेल्थ, डीडी न्यूज, रूम नंबर 505, टावर बी, दूरदर्शन भवन, मंडी हाउस, कोपरनिकस मार्ग, न्यू दिल्ली 110001, या ईमेल कर सकते हैं totalhealth@ddnews@gmail.com पर। तो आप भी लिख भेजिए हमें इस पहेली का सही जवाब और शामिल हो जाइए हमारे हेल्थ क्विज कॉन्टेस्ट में। कौन बने हैं एपिसोड 686 के लकी विनर, ये बताने के लिए हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं डॉक्टर नाग से, जिनके सामने मौजूद हैं सारी करेक्ट एंट्रीज जो आपसे मिली हैं। डॉक्टर नाग, इन करेक्ट एंट्रीज में से कौन बने हैं आज के एक लकी विनर? आप उनका नाम हमारे व्यूअर्स को बताएं। आज का विनर है अलेक्जेंडर थॉमस और ये हैं पाली मरवार राजस्थान से। अलेक्जेंडर थॉमस को बहुत बधाई। और अब हम शुरू करते हैं रैपिड फायर यानी छोटे छोटे सवाल और छोटे छोटे जवाब। पहला सवाल डॉक्टर बेनीवाल आपको, उठने चलने बैठने के लिए जोड़ काम में आते हैं, क्या ये सही है? सही है, बिल्कुल। डॉक्टर गीता हांडा, शरीर के सभी जोड़ एक जैसे ही होते हैं? ऊपर के जोड़ जो हैं, कूल्हे की हड्डी के ऊपर के जोड़ हैं, वो हमें फाइन काम करने और स्टेबिलिटी के लिए हेल्प करते हैं। जो कूल्हे की हड्डी के नीचे के जोड़ होते हैं वो हमें खड़े होने और मूवमेंट के लिए हेल्प करते हैं। जी डॉक्टर नाग, शरीर के सबसे महत्वपूर्ण जोड़ कौन से हैं? तकरीबन मैं कहूँगा सारे जोड़ महत्वपूर्ण हैं। जो नीचे वाले हैं जैसे हमने कहा वो हमारी जो है लोकोमोशन के लिए और ऊपर वाली फाइन वर्क्स के लिए हैं। जी डॉक्टर बेनीवाल, गठिया से भी क्या जोड़ खराब हो सकते हैं? अवश्य हो सकते हैं। गठिया से एंड स्टेज आर्थराइटिस तक हो सकती है। जी डॉक्टर गीता हांडा, अगर जोड़ पर मामूली चोट भी लग जाए तो क्या बाद में जाकर वो कोई गंभीर समस्या बन सकती है? मामूली चोट तो नहीं बन सकती, पर यह है कि एक बार चोट लग के हड्डी हील कर जाती है और वो प्रॉपर अलाइनमेंट में नहीं होती तो वो समस्या बन सकती है। डॉक्टर नाग, क्या कुछ ऐसी दवाएं हैं जिनसे जोड़ों को क्षति हो सकती है लॉन्ग रन में? ज्यादातर नहीं है, कुछ दवाएं हैं। उनमें किसका जिक्र करना चाहेंगे आप? जैसे उदाहरण के तौर पे स्टेरॉइड फायदा भी करता है और नुकसान भी करता है। डॉक्टर बेनीवाल, उठते बैठते हुए अगर घुटने से आवाज आने लगे तो इसका मतलब ये है कि कोई खराबी हो रही है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। डॉक्टर गीता हांडा, अगर घुटने में दर्द है तो घुटने में समस्या है, अगर दर्द नहीं इसका मतलब समस्या नहीं है? दर्द जो है एक तरह से सिम्टम है जो हमें बताता है, शरीर बताता है कि कुछ प्रॉब्लम है। पर कई बार ऐसा होता है इंसान को दर्द नहीं होता, हम एक्सरे देखते हैं तो भी काफ़ी परेशानी होती है, पर वो ट्रीटमेंट डॉक्टर ही डिसाइड करता है कि किसको ट्रीट करना है। डॉक्टर नाग, बढ़ती उम्र यानी 50 के बाद घुटने में तकलीफ होना सामान्य बात है, इसलिए चिंता नहीं करनी चाहिए किसी को। ये उम्र का तकाजा है और इसको आसानी से नहीं लेना चाहिए। जी डॉक्टर बेनीवाल, ऑस्टियोआर्थराइटिस से सिर्फ घुटने के जोड़ ही प्रभावित होते हैं या दूसरे जोड़ भी प्रभावित हो सकते हैं? ऑस्टियोआर्थराइटिस से मेनली वेट बियरिंग जॉइंट जो वजन लेते हैं वो ज्यादा प्रभावित होते हैं, लेकिन जो वजन नहीं लेते जैसे हाथ के हैं वो भी प्रभावित होते हैं। डॉक्टर गीता, क्या मोटापे और घुटने के जोड़ का आपस में कोई रिश्ता है? देखिए, जितना भार डालेंगे जोड़ के ऊपर उसके ऊपर परेशानी ज्यादा आएगी, उसका वियर एंड टियर ज्यादा होगा तो डेफिनेटली परेशानी ज्यादा होगी मोटापे के साथ। डॉक्टर नाग, जोड़ों की समस्याएं पुरुषों में अधिक होती हैं या महिलाओं में? दोनों में होती हैं। डॉक्टर बेनीवाल, घुटना कब बदलवाना जरूरी हो जाता है? घुटना एंड स्टेज में बदलवाते हैं जब लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर और क्रिपलिंग प्रॉब्लम हो जाए, जब चलने फिरने अपने नित्य कर्म करने की भी दिक्कत आती है, तब एंड स्टेज में बदलवाते हैं। फिर भी घुटने को इतना भी डिले ना करें बदलवाने में कि आगे चलने फिरने की उम्र ही ना रहे, क्योंकि घुटने की सक्सेस और हमारा जो पर्पज है वो तभी सफल है जब आगे चलने फिरने की उम्र हो, पेशेंट चलता फिरता रहे, तभी उसका पर्पज सॉल्व होगा। जी डॉक्टर गीता हांडा, क्या एक्सरसाइज और फिजियोथेरेपी से सर्जरी को टाला जा सकता है? कुछ हद तक टाला जा सकता है। अगर हम मांसपेशी को मजबूत रखेंगे, अपनी स्टेबिलिटी ठीक रखेंगे, चलते फिरते रहेंगे तो सर्जरी 4 से 5 साल तक हम टाल सकते हैं, तो डेफिनेटली टाला जा सकता है। डॉक्टर नाग,
जॉइंट रिप्लेसमेंट के बाद जो आर्टिफिशियल जॉइंट्स हैं, जो कृत्रिम जोड़ हैं, वो कितने समय तक साथ निभाते हैं? इनकी अगर हम देखभाल करें और कोई अगर मुसीबत ना आए तो ये आजीवन भी रह सकता है, लेकिन एक्सीडेंट्स तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन इसकी देखभाल करना बहुत जरूरी है। डॉक्टर बेनीवाल, क्या एक बार में एक घुटना भी बदला जा सकता है या दोनों घुटने बदलना जरूरी होगा? एक बार में दोनों भी बदले जा सकते हैं, और एज पेशेंट की जो कंडीशन है, मेडिकल कंडीशन है, कार्डियोपल्मोनरी रिजर्व को देखते हुए दोनों भी एक साथ बदल सकते हैं। डॉक्टर गीता, नी रिप्लेसमेंट सर्जरी के बाद क्या एक्सरसाइज और फिजियोथेरेपी की जरूरत पड़ती है? डेफिनेटली पहले भी पड़ती है और बाद में भी पड़ती है, और वो ग्रेडेड होती है। ऐसा नहीं सोचें कि पहले दिन सब कुछ करना पड़ता है। धीरे धीरे हम किस तरह से वजन रखना है, किस तरह से एक्सरसाइज करनी है, किस तरह से रेंज ऑफ मोशन पूरा मेंटेन करना है, और फिर नॉर्मल क्रियाकल्प कैसे करने हैं, उस सब की ट्रेनिंग देते हैं। जी डॉक्टर नाग, घुटने के जोड़ के अलावा और कौन से दूसरे जॉइंट रिप्लेस किए जा सकते हैं? जैसे हमने शुरुआत में भी इसकी चर्चा की थी, घुटने के अलावा कूल्हे का है, एंकल का है, ये नीचे का हिस्सा में है, ऊपर के हिस्से में जो है कंधे का हुआ, एल्बो का हुआ, और हाथ के छोटे जोड़ों का। डॉक्टर बेनीवाल, कौन से व्यक्ति जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी नहीं करा सकते या जिनमें नहीं हो सकती है सर्जरी? सबसे पहले इन्फेक्शन, अगर बॉडी में इन्फेक्शन है तो उनको नहीं करना चाहिए अभी। दूसरा, चारकोड जॉइंट होता है, न्यूरोपैथिक जॉइंट्स, उनको भी सर्जरी नहीं करानी चाहिए। और तीसरा, जिसमें नी जॉइंट की एक्सटेंशन मैकेनिज्म अफेक्टेड हो, पेटलोफिमोरल, उसमें भी नहीं करना चाहिए। डॉक्टर गीता, क्या मालिश से, अलग अलग तरह के लेप लगाने से ही जो घुटने की समस्या है उसको ठीक नहीं किया जा सकता? नहीं, बिल्कुल नहीं ठीक किया जा सकता। ये सब सपोर्टिव चीज़ें हैं, और ये मन को तसल्ली देने वाली चीज़ें हैं, रादर देन उसकी ट्रीटमेंट। डॉक्टर नाग, हमारे खानपान और हमारी जीवन शैली का क्या हमारे जोड़ों पर कोई अच्छा या बुरा असर पड़ता है? अगर बुरा असर की बात करें तो खान पान का ध्यान देना बड़ा ज़रूरी है। जैसे अगर हमने ध्यान नहीं दिया, वजन बढ़ गया, तो उसमें भी खराबी हो जाएगी। नहीं, जैसे कुछ लोग कहते हैं कि अगर हम ज़्यादा ठंडी चीज़ों का प्रयोग करते हैं, ज़्यादा खट्टी चीज़ें खाते हैं, तो हमारी हड्डियों के लिए, जोड़ों के लिए बहुत अच्छा नहीं होता। नहीं, कोई सच्चाई नहीं इसमें। डॉक्टर बेनीवाल, आखिरी राउंड है, हम चाहेंगे आप संदेश भी इसमें शामिल कर दें कि जॉइंट रिप्लेसमेंट किसे और कब करवाना चाहिए? जॉइंट रिप्लेसमेंट करवाने के लिए वैसे तो उसको आखिर में करते हैं, जब मेडिकल ट्रीटमेंट हो जाए, एक्सरसाइज फिजियोथेरेपी से कंट्रोल नहीं आए, उसके बाद में करते हैं, और वरिष्ठतम एज में ही करते हैं। परंतु ये भी ध्यान रखना है कि जॉइंट रिप्लेसमेंट हम उस एज में करवाएं जब आगे मरीज के चलने फिरने की उम्र बची हुई हो, ताकि मोबिलिटी इज लाइफ, लाइफ इज मोबिलिटी। तो जॉइंट भी सर्वाइव अच्छा तभी करेगा जब आगे पेशेंट की उम्र इतनी भी ना हो कि 80 या 85 हो गई हो तो आगे चलने फिरना नहीं हो। तो मिडिल एज फ्रॉम 65 टू 75 इज बेटर। डॉक्टर गीता, अगर हम अपने जोड़ों को बचाने की बात करें, सर्जरी की नौबत ही ना आए, हमें किस तरह अपने जोड़ों का रखरखाव और देखभाल करनी चाहिए? मैं ये कहना चाहूँगी, कीप मूविंग, चलते रहिए, चाहे सहारे की ज़रूरत पड़े, सहारा लेके चलिए। सहारे से मतलब मेरा थोड़ा बहुत जैसे सपोर्ट लेके, और एक्सरसाइज अपनी रेगुलर करिए, क्योंकि दवाइयाँ जो हैं सिम्टम को ट्रीट करती हैं, सर्जरी जो है जो एनाटॉमिकल प्रॉब्लम है उसको ट्रीट करती है, पर आप खुद को ट्रीट कर सकते हैं अगर आप प्रॉपर्ली एक्सरसाइज करें और चलते रहें। जी डॉक्टर नाग, क्या उम्मीद रखें सर्जरी के बाद आर्टिफिशियल जॉइंट से, और किन बातों का ध्यान रखें रिप्लेसमेंट के बाद? रिप्लेसमेंट के पहले जो तमाम मुसीबत थी, जैसे दर्द था, विकृति थी, वो तमाम चीज़ें ठीक हो जाएंगी, लेकिन जोड़ चुके कृत्रिम जोड़ है, इसका ख्याल रखा जाए और लाइफ को कंफर्ट करने के लिए उतना ही एक्टिविटी किया जाए। जी बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए आप सभी विशेषज्ञों का। तो आज हमने विस्तार से ये जाना है कि कैसे अपने जोड़ों को आप स्वस्थ रख सकते हैं। नी रिप्लेसमेंट और दूसरे जोड़ों के रिप्लेसमेंट के सर्जरीज अवेलेबल हैं, लेकिन बहुत बेहतर ये होगा कि या तो उनको डिले किया जा सके या फिर उनकी आवश्यकता ही ना पड़े। इसलिए जीवन में चलते रहना बहुत ज़रूरी है। मुश्किलें ज़रूर आएंगी, लेकिन बेहतर ये है कि उनका सामना करते रहें और आगे बढ़ते रहें। और बात को समाप्त करेंगे हम अमीर कजलबाश के ही एक और शेर की तरह। उन्होंने कहा है, कहाँ कहाँ अभी इम्कान जिंदगी है अमीर, धुआं छटे तो कोई रास्ता नजर आए। सचमुच धुआं छट रहा है, स्वास्थ्य के बारे में हमारी जागरूकता बढ़ रही है और इलाज के लिए बहुत सी दवाएं और बहुत सी वस्तुएं सस्ती हो रही हैं।
तो स्वस्थ रहिए, अपना ख्याल रखिए और कार्यक्रम देखते रहिए। अगले सप्ताह एक नए विषय के साथ हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।